Hello, Assalamu alaikum. So we will be discussing the next 10 questions for the national licensing exam today. Without any further ado, moving on to question number 31. A 23-year-old Gravity Para 2 woman is admitted in labor room with history of 34 weeks gestation and leaking for 6 days. She delivered vaginally. After 24 hours of delivery, she developed high-grade fever with foul-smelling vaginal discharge. The most probable diagnosis is option number Charlie, that is puerperal pyrexia या puerperal sepsis. तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस स्पेसिफिक अगर आप लाइन पे फोकस करें कि शी हैज़ डिलीवर्ड वैजाइनली, ठीक है, तो दिस पेशेंट हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड। अगर तो ये एक प्रेग्नेंट कंडीशन में होती और इसने अभी डिलीवर ना किया होता तो उस कंडीशन में अगर आपको सिनेरियो में फ़ीवर की कंप्लेंट्स का मेंशन किया होता पेशेंट ने, तो देन यू वुड हैव मूव्ड टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ अल्फा ऑप्शन कोरियो एमनियोनाइटिस, क्योंकि ये इन्फेक्शन होती है कोरियन, एमनियन और प्लेसेंटा की। तो इस कंडीशन इस तरह के सिनेरियो में अगर वो ऑलरेडी इन प्रेग्नेंट कंडीशन होती, डिलीवर ना किया होता और फीवर के साथ आती, फिर अल्फ़ा ऑप्शन हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि डिलीवर कर चुकी है एंड इन द इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड अगर किसी भी तरह की अनहाइजीनिक कंडीशन जैसे कि पेशेंट्स पेरिफ्री में डिलीवर करवाती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई अनहाइजीनिक कंडीशंस हॉस्पिटल में एनकाउंटर हो जाएं तो उस वजह से जो पोस्टमार्टम कंडीशन में पायरेक्सिया अगर फेस हो तो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ puerperal pyrexia या puerperal sepsis. So option number C is the best one over here. Option number beta can't be the one because preterm labor ये एक प्रीटर्म की कंडीशन नहीं है, सिनेरियो में एक पोस्टमार्टम की कंडीशन है। और डेल्टा ऑप्शन पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन बड़ी एक क्रूड सी टर्म है, एक रॉ टर्म है जिसमें एक डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता, ना डॉक्टर्स क्लिनिशियंस को किसी को भी तो अभी इट्स स्टिल अंडर गोइंग इन्वेस्टिगेशंस टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो वो उस जब तक एक डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता उस पायरेक्सिया का, तो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन लेबल हो जाता है तब तक। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32 विच इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन। एक फैक्ट है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा ऑप्शन बीटा lymphocytes, beta option is helper T lymphocytes, Charlie option is killer T lymphocytes and delta option is macrophages। ठीक है, तो lymphocytes की बेसिकली टू मेजर वैरायटीज़ होती हैं, दैट इज़ द हेल्पर T lymphocytes एंड द किलर T lymphocytes। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो एड्स है वो इट हैज़ अ हाई प्रोपेंसिटी टू अफेक्ट द हेल्पर T lymphocytes। एक फैक्ट है हर डिज़ीज़ में एक स्पेसिफिक जो होता है ब्लड सेल लाइन अफेक्ट होती है, जो एड्स है उसमें अफेक्ट होते हैं हेल्पर T lymphocytes, जिस की वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती हैं डिफरेंट, दे कैन इन्फेक्ट द पर्सन। Moving on to question number 33, that is a 7-year-old boy was brought to the eye OPD with complaints of swelling in both eyelids, bulging of the eye and blurred vision. He was diagnosed as having orbital cellulitis. He is known to have sinusitis. What is the most probable sinus through which nasal infections could be transmitted to the orbit in him? तो यहाँ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक टर्म लिखूँगा फॉर यू गाइस टू गेट अवेयर ऑफ, दैट इज़ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड। ठीक है, तो क्रिब्रिफॉर्म बेसिकली इट मीन्स अ सरफेस विच हैज़ पोर्स इन इट। ठीक है, अगर कोई ऐसी सरफेस हो जिसमें के पोर्स हों उसकी सरफेस में, तो उसको हम क्रिब कहते हैं या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं, पोरस प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एथमॉइडल साइनस, और एथमॉइडल साइनस एक ऐसा साइनस है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है नेज़ल कैविटी और ऑर्बिटल कैविटी में। वो फ्रंटल साइनस जो होता है उसकी कोई कम्युनिकेशन दोनों कैविटीज़ में डायरेक्ट नहीं होती, ना ही कैवर्नस साइनस की, ना ही मैक्सिलरी साइनस की।
ठीक है, तो एथमोइडल साइनस की कम्युनिकेशन बोथ कैविटीज़ के साथ होती है, और जिसकी वजह से कोई भी नेज़ल इन्फेक्शन हो तो दैट कैन travel to the orbital cavity and cause infection in the orbit as well, leading to orbital cellulitis picture. ठीक है, जिसमें कि स्वेलिंग आपको दी गई है आईलेट्स की, बल्जिंग ऑफ द आइज़ एंड ब्लड विजन, साथ में साइनोसाइटिस। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की कंप्लेंट्स जाहिर करती हैं। तो एथमोइडल साइनस, ऑप्शन नंबर सी, Charlie, is the correct one. Moving on to question number 34, that is anuria is a condition in which daily urine output uh, falls below 500 ml. तो बेसिकली एक रेंज होती है 50 to 500 ml। तो इसमें इस रेंज में अगर यूरिन फॉल कर जाए तो वो कंडीशन एन्यूरिया की कंडीशन कहलाती है। क्विक क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट एक नॉर्मल हाइट, वेट एंड बिल्ड के पर्सन में कितनी होती है? सो आई एम गोइंग टू राइट दैट ऑन स्क्रीन। दैट इज़ 1500 ml in 24 hours is the normal urine output for a person of normal weight, height and build। और अगर वो 500 ml per 24 hours लेस हो जाए so that person is termed एन्यूरिक। ठीक है, एन्यूरिया किस कंडीशन में हो सकता है? कोई भी एक्यूट इंसल्ट अगर किडनी को हो जाए, एक्यूट किडनी इंजरी के केस में बहुत सी मेडिकेशंस होती हैं विच कैन कॉज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड लीड टू कंडीशन ऑफ एन्यूरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी लेटर स्टेजेस में जाके एन्यूरिया की कंडीशन करवा सकती है। सो येस, ऑप्शन नंबर बीटा इज़ द फाइनल वन, दैट इज़ फॉल्स बिलो 500 ml। Moving on to question number 35, that is a 2-year-old girl presents with history of excessive itching throughout the body for 1 week. Mother reports that 3 other family members are also suffering from similar complaint. Examination shows papular rashes on interdigital web spaces of both hands, abdomen and around genitals. What is the most appropriate topical medication? तो ये एक सिनेरियो है। I'll give you guys 3 seconds to think about the diagnosis कि इसमें मेन डायग्नोसिस कौन सा है, then we will move on to the treatment जो कि बेस्ट है for this scenario। तो 3 seconds have passed। So this basically is a scenario of scabies। So scabies is a notorious skin condition which is caused by a bug which is known as Sarcoptes scabii, Sarcoptes, 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 and then as the scabii। ठीक है, ये इस बग का नाम है Sarcoptes scabii, जो कि स्केबीज की कंडीशन कॉज करवाता है। ये एक बड़ी नोटोरियस स्किन कंडीशन होती है, और इस स्किन कंडीशन को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं आप कि आपके पास जब भी कोई पेशेंट आएगा वो रिपोर्ट करेगा कि उसको तो इचिंग की कंप्लेंट होती ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द इचिंग कंप्लेंट दैट ही और शी इज़ फेसिंग, उसको उसके फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में इसी तरह की कंडीशन होती है। ठीक है, और आप अगर उससे फर्दर प्रोब करेंगे उसके साइन सिम्टम्स और उसकी हिस्ट्री को, तो वो बताएगा आपको कि उसकी इंटर डिजिटल वेब स्पेसेस ऑफ बोथ हैंड्स, उन पे जो होता है वो ज़्यादा इचिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस द फ्लेक्सर सर्फेसेस ऑफ द एल्बोज एंड द लेग्स, ठीक है, जो आपके एक्जिला का रीजन होता है वो भी, या कोई भी जो फ्लेक्सर रीजन्स ऑफ द बॉडी होते हैं उन पे, या इंटर डिजिटल वेब स्पेसेस स्पेशली, एंड देन अराउंड द जेनिटल्स। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पे स्केबीज इन्फेक्शन वुड लव टू इन्फेक्ट एंड कॉज इच। ठीक है, तो दिस इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ स्केबीज। तो इसकी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी विच यू कैन गिव टू द पेशेंट इज़ परमेथ्रिन लोशन। ठीक है, और परमेथ्रिन लोशन आप उसे एडवाइस करेंगे कि उसने पूरी अपनी बॉडी पे लगाना है और लगा के सोना है, और अपने जो क्लोथ्स या लॉन्ड्री वेयर हैं वो उसने रोज़ाना वॉश करने हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी फैमिली के भी उसने उसको एडवाइस करना है कि कपड़े वॉश हों सबके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट परमेथ्रिन वो ख़ुद भी अप्लाई करे और
अपने फैमिली मेम्बर्स को भी एडवाइस करे कि वो भी ये लोशन लगाएं। एक और जो बड़ा एक स्पेसिफिक सिम्टम आपको वो बता सकता है पेशेंट, वो ये है कि द सिम्टम्स ऑफ स्केबीज मोस्टली एग्रवेट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, तो अगर नाइट टाइम में सिम्टम्स एग्रवेशन की हिस्ट्री हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है क्लू में कि ये स्केबीज का ही सिनेरियो है। Moving on to question number 36. A 61-year-old female presents with complaints of altered bowel habits and bleeding per rectum off and on for 2 months. Her appetite is normal, but she feels tired and has lost significant amount of weight in the last 1 month. What is the best investigation? तो इस कंडीशन में जो है मोस्टली ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, लेकिन उसमें अगेन द सेम थिंग, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, द बेस्ट वन इज़ ऑफ कोर्स द बेस्ट वन। इन चारों में से बेस्ट वन आपने सेलेक्ट करना है। तो बाकी क्यों बेस्ट नहीं है, वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। अल्फा ऑप्शन बेरियम एनीमा, ऑफ कोर्स you can carry out. Sorry, before moving on to the options, I would like to explain कि ये scenario basically है किस चीज़ का। तो this is basically a scenario of CA colon, ठीक है, कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का ये सिनेरियो है। और CA कोलोन के डिफरेंट क्या क्लूज़ और हिंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एन एजेंट मेल या फीमेल होगी, और उसके साथ आपको ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स का बताया गया होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस है जो कि एक हॉलमार्क साइन होता है कैंसर का। और उसके साथ ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स के साथ, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स बेसिकली मीन्स समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन होगी ज़्यादा, समटाइम्स डायरिया होगा ज़्यादा। ठीक है, और जब भी पेशेंट अपना डेफिकेट करने जाएगा तो उसके साथ ब्लीडिंग की कंप्लेंट भी ऑफ एंड ऑन हो सकती है लंबे अरसे के लिए, जो कि इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हम कैरी आउट करवा सकते हैं, लेकिन द बेस्ट वन इज़ द कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी से आप डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं कि कैंसर कहाँ पे लोकेटेड है, असेंडिंग कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन में या डिसेंडिंग कोलोन में, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विजुलाइजेशन आपको डायरेक्ट मिल सकती है। और ट्यूमर ने कितना इन्वेड किया हुआ है कोलोन को, वो भी आपको पता चल सकता है। और कोलोनोस्कोपी से ना सिर्फ आप विजुलाइज कर सकते हैं, साथ में आप, अगर आपको ट्यूमर विजुलाइज हो गया है तो उसके साथ आप उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो अगर आप ट्यूमर की बायोप्सी ले लेते हैं तो उसमें तो आपको शॉर्ट कंफर्म डायग्नोसिस बायोप्सी की रिपोर्ट पे मिल जाएगा, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट पे, कि व्हाट टाइप ऑफ अ कार्सिनोमा इज़ दिस, वेदर इट इज़ अ बिनाइन कार्सिनोमा और अ मैलिग्नेंट वन, और मैलिग्नेंट है तो ये किस टाइप का है, एडिनो कार्सिनोमा है या कोई और टाइप का कार्सिनोमा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके ट्यूमर मार्कर्स भी करवा सकते हैं जिसमें कि CEA लेवल्स होते हैं, वो मेंशन्ड इधर नहीं है लेकिन वो भी आप करवा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टेस्ट। बेरियम एनीमा एक अच्छा टेस्ट है जिसमें आप बेरियम डाई इंजेक्ट करते हैं, कंट्रास्ट डाई है जिससे आपको एप्पल कोर अपीयरेंस मिल सकती है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली एन एप्पल आप सब लोग ने खाया होगा, और जब एप्पल खा लेते हैं तो उसके दरमियान का जो एक कोर बच जाता है, ठीक है, तो इस तरह की शेप का, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द एप्पल कोर। तो इस तरह की कंडीशन आपको मिल सकती है CA कोलोन के केस में, एप्पल कोर अपीयरेंस ऑफ द कोलोन। ठीक है, बेरियम एनीमा अगर आप लोग करवाएंगे, सो येस दैट्स अ गुड ऑप्शन, गुड इन्वेस्टिगेशन, बट ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट वन। CT स्कैन एब्डोमेन आप करवा सकते हैं जिसमें कि ऑफ कोर्स विजुलाइजेशन हो सकती है गुड, लेकिन उसमें भी जो है डायरेक्ट विजुलाइजेशन करके आप बायोप्सी नहीं ले सकते, सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं कि किस पोर्शन में लोकेटेड है CA कोलन। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में एक बड़ी क्रूड सी इन्वेस्टिगेशन होगी CA कोलन के केस में, जिसमें कि सिर्फ आपको पता लग सकता है कि मैस है सिचुएटेड एब्डोमेन में। ठीक है, तो नॉट द बेस्ट वन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37. 29-year-old female presented in OPD with fever, body aches, diarrhea and cough for 3 days, loss of smell and taste for 2 days,
difficulty in breathing for 1 day, which of the following is the most appropriate diagnostic investigation? तो ये एक क्लासिकल सिनेरियो है कोविड-19 का, ठीक है। इस तरह के आजकल हर कोई पेशेंट इस तरह के कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आता है हॉस्पिटल एंड ओपीडी सेटिंग्स में, जिसमें कि फ़ीवर के साथ जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होता है। मुझे ख़ुद जब कोविड हुआ था उसमें मुझे ख़ुद भी जो है लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल सेंसेशन भी हुई थी, ठीक है। तो ये सब जो है कंप्लेंट्स मिक्स एंड मैच हो के आपके पास आ सकते हैं। आज के दौर में अगर इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट्स आए तो यू नीड टू हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन फॉर कोविड-19। अगर इसी तरह का सिनेरियो होता और इस सिनेरियो में रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स ना होती और फीवर का आपको स्टेप लैडर पैटर्न पिक्चर अगर दी जाती, स्टेप लैडर पैटर्न मतलब पहले इतने पे था फीवर, नेक्स्ट डे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, उससे नेक्स्ट डे फिर ज़्यादा, उससे नेक्स्ट डे फिर ज़्यादा। अगर इस तरह का स्टेप लैडर पैटर्न फीवर मिले आपको और साथ में रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स ना हो लेकिन फीवर के साथ डायरिया आपको मिले, ठीक है, तो देन यू नीड टू सस्पेक्ट एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर। और टाइफाइड फीवर के लिए बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन होती है, द गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ ऑप्शन नंबर अल्फ़ा, दैट इज़ द ब्लड कल्चर। लेकिन क्योंकि इसमें साथ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी हैं और साथ में कोई स्टेप लैडर पैटर्न फीवर का नहीं है, सो यू विल मूव ऑन टू द डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। और कोविड-19 के लिए जो बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है टिल नाउ, दैट इज़ द PCR। Now moving on to question number 38, that is a 22-year-old girl presents with soft mobile lump in the lower outer quadrant of right breast for 1 month. What is the most likely diagnosis? तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि certain 2 to 3 आपको hints दिए गए हैं। First of all, it can't be a carcinoma because carcinoma के certain features होते हैं जो कि इस तरह के symptoms और signs नहीं देते, ठीक है, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द हिंट्स गिवन टू यू इन दिस सिनेरियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ 22-year-old गर्ल, यंग एज है, जिसका एक सॉफ्ट मोबाइल लंप था लोअर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ राइट ब्रेस्ट में फॉर 1 month, ठीक है। और इस लंप का जो इधर करेक्टरिस्टिक आपको दिया है मोबाइल लंप, ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर से इसकी जो सिचुएशन है वो एक बड़ी करेक्टरिस्टिक है विच इज़ द लोअर आउटर क्वाड्रेंट। तो अगर लोअर आउटर क्वाड्रेंट में आपको एक मोबाइल लंप दे दिया जाए या अपर आउटर क्वाड्रेंट में मोबाइल लंप दे दिया जाए, साथ में यंग एज हो, तो फिर आपको शॉर्ट डायग्नोसिस बनना चाहिए फाइब्रो एडिनोमा का, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा ऑप्शन जो कि कार्सिनोमा है उसमें सॉफ्ट लंप नहीं होगा, उसमें एक हार्ड लंप होगा, और मोबाइल लंप नहीं होगा, उसमें इमोबाइल लंप होगा और उसका साइज़ भी बड़ा होगा। फिक्सिटी टू द स्किन होगी एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, और स्किन के करेक्टरिस्टिक एक जो होता है अपीयरेंस होगी, उससे प्योरली ऑरेंज अपीयरेंस हम कहते हैं, वो उसकी होगी, ठीक है। उसमें जो है लिगामेंट्स ऑफ कूपर की इनफिल्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से जो है प्योरली ऑरेंज अपीयरेंस आपको मिलेगी स्किन की, और एक हार्ड डर्टी सा मैस होगा, कैन बी इन्फ्लेमेटरी टाइप, उसके ऊपर रेडनेस हो सकती है, फिक्सिटी हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर सर्टन, और साथ में हो सकता है आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट भी दे दे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी आपको फीचर नहीं है, बड़ा एक बिनाइन सा सिनेरियो आपको दिया गया है लंप का, और इस कंडीशन में जो सिनेरियो का कंफर्म डायग्नोसिस है दैट इज़ बेसिकली अ सिनेरियो ऑफ फाइब्रो एडिनोमा। तो फाइब्रो एडिनोमा की सर्जरी जो हम हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं उसका नाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड enucleation. So enucleation is the procedure which we carry out for fibroadenoma in hospital settings. Now moving on to question number, sorry, ये काफ़ी ज़्यादा skip हो गए। Moving on to question number 39. A 35-year-old female presents with history of trauma to the left breast 3 months back. Now she has a firm painful lump in the site of trauma. What is the most likely diagnosis?
तो लास्ट सिनेरियो में हमने देखा कि एक सॉफ्ट मोबाइल सा लंप था जो कि सिचुएटेड था लोअर आउटर क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसका डायग्नोसिस हमने क्या बताया, फाइब्रो एडेनोमा। तो इस तरह की कंडीशन में जिसमें फ़ीमेल कंप्लेन करे कि उसको कोई ट्रॉमा हुआ था ब्रेस्ट पे, इसमें आपको किसी भी तरह का सिनेरियो मिल सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि उसे फुटबॉल हिट हुई थी ब्रेस्ट पे, या कोई भी ट्रॉमा हुआ था एट द साइट ऑफ ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट पे अगर कोई भी ट्रॉमा हो और उसके कुछ अरसे बाद 2 to 3 months बैक उसी ही ट्रॉमा साइट पे अगर कोई हार्ड सी पेनफुल टेंडर स्वेलिंग सी बन जाए, ठीक है, तो वो कोई भी इस तरह का बिनाइन और मलिग्नेंट कार्सिनोमा आपने सस्पेक्ट नहीं करना। दैट इज़ बेसिकली अ केस ऑफ फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट। तो इसमें बीटा ऑप्शन फैट नेक्रोसिस इज़ द करेक्ट वन। No carcinoma, no fibroadenoma, and no Paget's disease. Moving on to the last question for today is a 15-year-old boy visited emergency with complaints of fever, lethargy, oral and nasal bleed for 1 day. He has history of upper respiratory tract infection a week ago. His blood complete picture showed hemoglobin to be 8 milligrams per deciliter, platelets to be 60,000, and white blood cell count is also low. Which of the following is the most likely diagnosis? So basically, what is bone marrow? Bone marrow is basically a part of the bone that is the machinery for the blood cell lines. तो फैक्ट्री जो कि बॉडी की फैक्ट्री जो कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ द बोन मैरो, ठीक है। और आपने देखा होगा फैक्ट्री जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल एक जिनिंग फैक्ट्री अगर ले लें तो वो कॉटन प्रोड्यूस करती है, और कॉटन के डिफरेंट रोल्स बना के रॉ फॉर्म क्रूड फॉर्म ऑफ कॉटन को डिफरेंट जो होता है रॉ मटेरियल्स के लिए कॉटन प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह से जो बॉडी की फैक्ट्री है ब्लड सेल की, दैट इज़ द बोन मैरो, और उसने रेड ब्लड सेल भी बनाने हैं, वाइट ब्लड सेल भी बनाने हैं, और सिमिलरली प्लेटलेट्स भी बनाने हैं। अगर तो एक ख़ास ब्लड सेल लाइन में डिफेक्ट आए, फॉर एग्जांपल द रेड ब्लड सेल्स, तो वो कोई और डिज़ीज़ होगी, बोन मैरो सप्रेशन की डिज़ीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब भी बोन मैरो सप्रेस होता है तो पूरी फैक्ट्री के तमाम रॉ मटेरियल जो कि वो फैक्ट्री बना रही होती है उन सब के लेवल्स डाउन होते हैं। रेड ब्लड सेल्स भी डाउन होंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप कि एच बी इस सिनेरियो में 8 है, नॉर्मल 12 या 12 से ज़्यादा होता है। प्लेटलेट्स 60,000 हैं जिनका नॉर्मल लेवल 150,000 to 450,000 होता है, और वाइट ब्लड सेल काउंट भी लो है, इनका लेवल भी पैरेंथेसिस में मेंशन्ड है आपको, ठीक है। जब तीनों सेल लाइंस या रॉ मटेरियल्स ही कम हो तो यू नीड टू हैव हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन कि दिस इज़ अ केस ऑफ बोन मैरो सप्रेशन, किसी चीज़ ने बोन मैरो को सप्रेस किया है, एंड दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस नोटोरियस होती हैं बोन मैरो को इन्फेक्ट करने के लिए। बाकी जो सारी ऑप्शंस हैं, क्रॉनिक आईटीपी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन एंड वॉन विली-ब्रांड डिजीज़, ये एक ख़ास स्पेसिफिक ब्लड लाइन को अफेक्ट करते हैं, तीनों ब्लड लाइंस को अफेक्ट नहीं करते। तो आई होप you guys had an informative session today. Tomorrow we will be discussing the upcoming next 10 questions. Keep practicing. Take care. Allah Hafiz.